मुंबई सराबोर हो गई। कुछ ही घंटे में सड़कों पर सैलाब आ गया। घुटनों तक पानी में लोग बेबस नजर आए। मुंबई के अलावा मुंबई के उपनगरों में भी बादल बरसे तो लोग बेहाल हो गए। दहिसर, कांदिवली, मलाड और अंधेरी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। नीचे के इलाकों में कई दुकानों में पानी भर गया। कुर्ला और चैंबूर में भी बारिश ने रफ्तार रोक दी। मुंबई में बारिश होते ही लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। यही अंधेरी इलाका है सबवे के पास का, जहां पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं। किलोमीटर लंबी जो है वो कतारें लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में बादल जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड़, लातूर, जालना, परभणी सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में बारिश राहत तो देगी, लेकिन इस मौसम में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। असम में बाढ़ का शोर धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो चुका है और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे लोग अपने आशियाने की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कई परिवार अपनी घर गृहस्थी के साथ अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पानी की धार को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ की रफ्तार कम हो चुकी है, जबकि इससे पहले यहाँ जल प्रलय से कोहराम मचा हुआ था। ये बच्चा कैसे पानी की टोह लेता हुआ संभल संभल कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पानी घुटनों से नीचे पहुंच गया। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर पीएम वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट के पहले चरण का लोकार्पण भी करेंगे। नमो घाट की सबसे खास बात यह है कि ये पहला घाट होगा जहां दिव्यांग भी स्नान कर सकेंगे। घाट पर इसके लिए रैंप बनाए जा रहे हैं ताकि दिव्यांग नागरिक व्हीलचेयर के जरिए नीचे तक आ सकें। देश में पहली बार किसी घाट पर यह व्यवस्था की जा रही है। नमो घाट पर वो लोग भी डुबकी लगा पाएंगे जो तैरना नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए घाट पर बेंडिंग जेटी तैयार की जा रही है। बेंडिंग जेटी पर 7 चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा नमो घाट में ओपन थिएटर, पर्यटन सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया, वाहन पार्किंग स्टैंड, योग और ध्यान केंद्र भी बनेगा। इन दिनों नमो घाट पर नमस्ते की मुद्रा में बने 3 स्टैचू लोगों के पसंदीदा सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं। आने वाले समय में नमो घाट पर सीएनजी बोट चलाई जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर सीएनजी पंप भी बनाया गया है। यूपी के बांदा में बड़े पैमाने पर वन महोत्सव वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत पूरे बांदा जिले में 58 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। जिले की इकलौती झील मरौली से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। 123 बीघा क्षेत्र में फैली मरौली अभी तक सूखी हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे हरियाली के जरिए जिंदा करने का काम किया है। झील के आसपास जिला प्रशासन, वन विभाग, एनसीसी कैडेट्स और गांव के लोगों ने मिलकर 3000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। वृक्षारोपण में झील के चारों तरफ आम, पीपल, बरगद, नीम जैसे तमाम पौधों को लगाया गया, जो ज्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। 51,000 का लक्ष्य तय किया, तो आज 38,51,000 वृक्षारोपण हो रहा है और इसको 52,88,000 किया जा रहा है। उसी तरीके से पूरे प्रदेश में 35 करोड़ का लक्ष्य पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है, जिसके तहत पूरे राज्य में 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के समस्तीपुर में मंगलवार को अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर गर्जा। शहर के थानेश्वर स्थान के बाहर दुकानदारों ने अवैध रूप से नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जे की वजह से वहां अक्सर जाम लगा रहता था। निगम के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने दुकानदारों को कई बार वहां से हटने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन जब दुकानदारों ने वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया तो उन्हें वहां बुलडोजर चलाना पड़ा। अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां दुकानदारों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती से हंगामे पर काबू पा लिया। निगम के अधिकारियों के मुताबिक अभी शहर के अलग अलग जगहों पर 20 से 25 दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा।
मंगलवार को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परिणाम जारी कर दिए गए। इस परीक्षा में फिरोजपुर की नैन्सी रानी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकारी स्कूल सदियेवाला में पढ़ने वाली नैन्सी को 650 में से 643 अंक प्राप्त हुए हैं। नैन्सी के पिता रामकृष्ण एक कारपेंटर हैं। नैन्सी की सफलता के बाद पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। बोर्ड की परीक्षा में दूसरा और तीसरा स्थान भी लड़कियों को मिला है। तीसरे स्थान पर संगरूर की कोमलप्रीत कौर हैं। कोमलप्रीत को 650 में से 642 अंक मिले हैं। इस सफलता से उत्साहित कोमलप्रीत का सपना डॉक्टर बनने का है। मेरे प्रिंसिपल सर दा कॉल आया सी जी सानू, उन्हां तो पता लग गया भी मेरी 3rd पोजीशन आई है। इस साल पंजाब की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में जहां 99.35% लड़कियों ने परीक्षा पास करने में सफलता प्राप्त की है, वहीं 98.83% लड़के पास हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत की बेटी ने अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में धमाल मचाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बहरीन में आयोजित कुश्ती मुकाबले में काजल ने जापान की पहलवान को पटकनी देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। देश लौटने पर जब काजल सोनीपत पहुंची तो उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। देखो, जिस प्रकार से हम टेलीविजन में अन्य खिलाड़ियों को देखते थे कि बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसी प्रकार से मेरे घर के सामने एक कमेटी का पार्क है। इसी में मैं बच्चे को देखता था कि सुबह भी मेहनत करती थी, शाम को भी मेहनत करती थी। ये नहीं पता कितनी मेहनत करती थी बच्ची, बेतोड़ बेजोड़। काजल के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं और वो अपने चाचा से प्रेरणा लेकर पहलवानी का रास्ता उन्होंने चुना। 9 साल की उम्र से ही काजल ने कुश्ती के दाव पेच सीखने शुरू कर दिए थे। 14 साल की उम्र में वो भारत केसरी बनी। अब काजल का अगला टारगेट 2028 में होने वाला ओलंपिक है, जहां वो गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन अब वर्चुअल क्लासेस लगने वाली है। चेन्नई के सरकारी स्कूलों को शिक्षा के लिए पहली मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी लैब तैयार की गई है। जिन बच्चों ने इस लैब में पहली बार मेटावर्स का अनुभव लिया है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो समझ गए कि मेटावर्स के जरिए सीखना कितना फायदेमंद है। Metaculvi is a revolutionary concept in terms of education. In the olden days, people are using phone, dial phones, then hand phones, then touch phones. This is an immersive phone, I would call it, to make it easy for people to understand. और गुड न्यूज ये है कि तमिलनाडु सरकार अब मेटावर्स एजुकेशन का विस्तार पूरे तमिलनाडु में करना चाहती है। स्टार्टअप योजनाओं में पहल को लेकर उत्तराखंड को देश में 4था स्थान मिला है। इस मामले में उत्तराखंड ने एक स्थान की छलांग लगाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए बधाई दी है। साथ ही और मेहनत करके पहला स्थान हासिल करने की सलाह भी दी है। स्टार्टअप के तहत युवाओं के अच्छे बिजनेस प्लान को बैंकों से फाइनेंस किया जाता है, ताकि युवा व्यवसायी एक ठोस शुरुआत करके रोजगार पैदा कर सकें। हम एक पायदान आए हैं, हमें पहले पायदान पर आना है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज अगर हमने कोई काम किया है तो कल को उससे भी आगे करना है। आज जितने हमने परिश्रम किया है, जितना स्किल लगाया है, उसको अगले दिन और लगाना है। मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और आगे और अच्छा हो उसके लिए भी जो है उनका प्रोत्साहन और उनको जो है बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने प्रदेश के होटल व्यवसायियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग का मकसद प्रदेश में पर्यटन बिजनेस को और विस्तार देना था, ताकि पर्यटकों को और अच्छी सुविधा मिले, साथ ही रोजगार भी पैदा हो। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सर्विस चार्ज को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने ग्राहक को सेवा देने के लिए सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उस रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत की जा सकती है। नए नियम के मुताबिक सर्विस चार्ज देना या नहीं देना ग्राहक पर ही निर्भर है। रेस्टोरेंट इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। होटल या रेस्टोरेंट में खाने के बिल के साथ ग्राहकों से सर्विस चार्ज भी लिया जाता है। ग्राहक चाहे या ना चाहे उसे बिल के साथ जुड़ी ये रकम देनी ही पड़ती है।
अब सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। साफ कर दिया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में सर्विस चार्ज पहले से ही शामिल होता है, यानी बिल में डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकता।